फिर लिखिए नासिक विवर, आपके नाक के अंदर जो छेद है, नासिक विवर। फिर लिखिए मुख विवर, मुख विवर, माउथ कैविटी, मुख विवर। फिर लिखो अली जिह्व, अली जिह्व। फिर लिखिए कंठ, सर क अली जी। अली जिह्व, अली जिह्व, जी ह में व लगाना है, अली जिह्व। नेक्स्ट कंठ, कंठ। नेक्स्ट कोमल तालु, कोमल तालु। हुआ। उसके बाद लिखो मूर्धा, मूर्धा। उसके बाद लिखो कठोर तालु, कठोर तालु। कठोर तालु लिखे। फिर नीचे लिखो वर्ष, व आधा तो स के ऊपर रेफ, वर्ष, वर्ष। उसके बाद लिखिए दांत, दांत। उसके बाद ओठ, ओठ। अच्छा मुझे बताओ, ओठ होता है कि होठ होता है? होठ होता होठ। है। ओष्ठ, ओठ। ओष्ठ ओष्ठ सर। ओष्ठ। संस्कृत में कहा जाए तो सर ओष्ठ बोलते हैं वही संस्कृत में भी, बट हिंदी में जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे बातें करते हैं तो होठ ही बोलते हैं। होठ, हिंदी में होठ वैसे होता तो है। ओठ होता है सर, ओठ। हाँ। अच्छा चलिए, 17 में लिखो जिह्वा मध्य, जिह्वा मध्य। देखो जीभ की आपके कई स्थितियां हैं, याद रखना। आपकी जो मुलायम मुलायम जीभ है, गुलाबी गुलाबी, वो जिसे आप चटखारे लेती हैं, तो वो जीभ के 3 भाग होते हैं। एक जगह से आप मीठे का स्वाद लेते हैं, एक जगह से आप खट्टे का स्वाद लेते हैं, एक जगह से आप तीते का स्वाद लेते हैं। एक ही जगह में सब स्वाद आप नहीं लेते, याद रखना। ये तो तीन जीवा, भागों में बटा है ना सर। तीन हाँ भागों में, जीभ के तो तीन भाग है ना, अग्र और वो मध्य भाग और वो आखिरी वाला। हाँ हाँ, वो लिखो जिह्वा मध्य, मिडिल ऑफ द टंग। जिह्वा नोक, जिह्वा नोक, टिप ऑफ द टंग, जिह्वा नोक। फिर लिखिए जिह्वाग्र, फ्रंट ऑफ द टंग, जिह्वाग्र। फिर लिखिए जिह्वा, पूरा जीभ, जहाँ से शुरू होती है जहाँ से खत्म होती है, जिह्वा। फिर लिखो जिह्वा पश्च, जीभ की बैक वाला भाग, जिह्वा सर पश्च। जिह्वा अग्र के बाद क्या बोले थे? जिह्वा बोले थे, जिह्वा, बस। बस। उसके बाद जिह्वा पश्च, जिह्वा पश्च। उसके बाद लिखो जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, रूट ऑफ द टंग, जिह्वा मूल। एक हेडिंग देना, हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं और हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। एक हेडिंग देना, हम ध्वनि अरे कैसे वत्स उत्पन्न। क्या है? तालु के बाद आपने वत्स लिखवाया है ना, वत्स। वर्ष, व अदत्त स के ऊपर रेफ। सर क्या होता है? ये वर्ष होता है तुम्हारा, उसको अंग्रेजी में एलोविला बोलते हैं। जो वो जो कंठ है ना, तालु, उसी के पास का कोई एक भाग है, समझे? उसी के पास का कोई भाग है ये। तो हेडिंग देना, हम ध्वनि कैसे उत्पन्न कर। सर ये जो 8 नंबर में जो लिखा है मुख विवर, हाँ, हाँ, वो क्या होता है? माउथ कैविटी,
माउथ कैविटी, पूरा मुख। जब मुंह पुतना की तरह मुंह को जरा खोल के देखो, वो पूरा तुम्हारा क्या है, होल मुख विवर है। आई बात समझ में? पुतना की तरह जी मुंह खोलो जी जरा। सर। तो मुंह खोलोगी तो जितना बड़ा मुंह खोला तुम्हारा, वो क्या है, मुख का तुम्हारा होल है, छेद है तुम्हारा। छेद तो नहीं कहेंगे, विवर कहेंगे। विवर यानी बिल। तो मुख के बीच के बिल के अंदर दांत है, मसूड़े वगैरह वगैरह। आई समझ? बाकी उसी तरह सब उसके उसके अंग हैं हमारे, उच्चारण के अंग है। हेडिंग देना, हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं, वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। दिए? हेडिंग लिखे कि नहीं लिखे? जी सर। जी सर, हाँ लिख दिए। हाँ, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। हम विगुल वाद्य यंत्रों की भांति हम विगुल वाद्य यंत्रों की भांति वायु की सहायता से बोलते हैं। वायु की सहायता से बोलते हैं, जो दो प्रकार की होती है। एक तो वह एक तो वह जो नाक या मुंह के मार्ग से एक तो वह जो नाक या मुंह के मार्ग से भीतर खींचते हैं। एक हवा आप भीतर खींचते हैं। यह बाहर की साफ हवा होती है। इस हवा से हम लोग बाहर की इस हवा हम्म, बाहर इस की हवा बाहर की बाहर साफ हवा होती है। बाहर की साफ हवा होती है। इस शुद्ध हवा से हम लोग इस शुद्ध हवा से हम लोग अधिक ध्वनियां उच्चारित नहीं कर पाते। इस शुद्ध हवा से हम लोग अधिक ध्वनियां उच्चारित नहीं कर पाते, क्योंकि हवा बाहर से अंदर की ओर आ रही है। तो वहाँ पर हमारे भारत में ऐसे कोई शब्द नहीं है कि जो बाहर से हवा ले करके हम शब्दों को हम बोलें। लेकिन अफ्रीका में, अमेरिका में ऐसे बहुत सारे जनजातियां हैं जहाँ पर बाहर की हवा को खींचकर वो शब्द बोले जाते हैं। दूसरे प्रकार की हवा वह है दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गंदगी साफ करके बाहर निकलती है। दूसरी प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गंदगी साफ करके बाहर निकलती है। और यही हवा संसार की प्रायः सभी भाषाओं के और यही हवा संसार के प्रायः सभी भाषाओं के बोलने में हमारी मदद करती है। बोलने में हमारी मदद करती है। पहली हवा श्वास पहली हवा श्वास और दूसरी प्रश्वास कहलाती है। पहली हवा श्वास और दूसरी प्रश्वास कहलाती है। फेफड़े की सफाई करने के बाद फेफड़े की सफाई करने के बाद जब वायु सांस रूप में जब वायु श्वास रूप में श्वास नलिका के पथ से श्वास रूप में श्वास नलिका के पथ से बाहर निकलती है। सर श्वास नलिका के पथ से पथ से
बाहर चलती है या बाहर निकलती है? स्वर यंत्र के पूर्व, स्वर यंत्र के पूर्व इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। स्वर यंत्र के पूर्व इसमें किसी प्रकार का, स्वर यंत्र के पूर्व इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। हुआ। तो जब आगे निकली उसके बाद क्या हुआ? सर्वप्रथम हम स्वर तंत्रियों की सहायता से, सर्वप्रथम हम स्वर तंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप देते हैं। सर्वप्रथम हम स्वर तंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप देते हैं और तब स्वर तंत्रियों से, और तब स्वर तंत्रियों से, और तब स्वर तंत्रियों से प्रश्वास जेट की गति से बाहर निकलती है। जेट की गति से यानी रॉकेट की गति से बाहर निकलती है, यानी बहुत तेजी से बाहर निकलती है। उससे आगे चलकर, उससे आगे चलकर आवश्यकतानुसार, उससे आगे चलकर आवश्यकतानुसार नासिका, विवर, मुख विवर या दोनों से थोड़ा थोड़ा, या दोनों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकालते हैं। ऐसा करने में, ऐसा करने में कौवा भी हमारी सहायता करता है। ऐसा करने में कौवा भी हमारी सहायता करता है। वो कौवा जो हमारे गले के अंदर एक कंठ है ना, वो टॉन्सिल जिसको आप बोलते हैं, उसको, वो इलाका जो है, वहां से मुख विवर में जाने वाली, वहां से मुख विवर में जाने वाली हवा को हम, वहां से मुख विवर में जाने वाली हवा को हम आवश्यकतानुसार, वहां से मुख विवर में जाने वाली हवा को हम आवश्यकतानुसार जिह्वा, हाँ थे कौवा क्या बीच में कौवा? बोला था। हाँ जी, कौवा, हाँ जी। कौवा जो तुम्हारा कंठ है, कंठ, कंठ जो है, कंठ। नहीं सर, कंठ के अंदर जो हमारा छोटा सा एक होता है ना, उसे कौवा बोलते हैं। हाँ वही, उसी के आसपास बोला ना मैं, उसी के आसपास जो इलाका है, हैं, जो जिसको टॉन्सिल बोलते हैं, वो उसी का। वहां से फिर मुख हवा विवर को में हम जाने वाली, आवश्यकतानुसार, वहां से मुख हवा विवर को में हम, जाने वाली, मुख विवर में जाने वाली हवा को हम आवश्यकतानुसार जिह्वा, कंठ, तालू, दांत और ओष्ठ के सहारे इच्छित रूप देकर, इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं। इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं। जो बाहर आकर, जो बाहर आकर ध्वनि की संज्ञा पाती है। वाह।
अब प्रश्न उठता है कि इन ध्वनियों को अब सर प्रश्न उठ हाँ अब प्रश्न उठता है कि इन ध्वनियों को किस तरह सर आवाज नहीं है स्रोत आपकी। संज्ञा पाती के बाद कुछ नहीं सुनाई दिया। उसके बाद तो बोल ही रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि इन ध्वनियों को किस तरह इन ध्वनियों को किस तरह श्रोता के कर्ण तक किस तरह श्रोता के कर्ण तक पहुंचाया जाए। ध्वनि लहरों द्वारा वक्ता के मुंह से ध्वनि लहरों द्वारा वक्ता के मुंह से श्रोता के कान तक ले जाई जाती है। सर ध्वनि लहरों द्वारा वक्ता के मुंह से श्रोता के कान तक पहुंचाई जाती है। फेफड़े से चली हवा फेफड़े से चली हवा ध्वनि यंत्रों की सक्रियता के कारण फेफड़े से चली हवा ध्वनि यंत्रों की सक्रियता के कारण आंदोलित होकर बाहर निकलती है। फेफड़े से चली हवा ध्वनि यंत्रों की सक्रियता के कारण आंदोलित होकर बाहर निकलती है। और बाहर की वायु में अपने आंदोलन के अनुसार एक विशिष्ट प्रकार के कंपन से लहरें पैदा करती है। वायुमंडल में ईथर के कण होते हैं। वायुमंडल में ईथर के कण होते हैं। इन्हीं से होती हुई लहरें सुनने वाले के कान तक पहुंचती है। इन्हीं से होती हुई लहरें सुनने वाले के कान तक पहुंचती है। और श्रवणेंद्रियों में कंपन पैदा कर देती है। और श्रवणेंद्रियों में कंपन पैदा कर देती है। सर इंद्रियों में कि यंत्रियों में? श्रवणेंद्रियों में। श्रवणेंद्रियों में एक केवल तृप्ति को ठीक ठीक सुनाई देता है और किसी को सुनाई नहीं देता है। तुम्हारा तृप्ति का टावर बहुत जोरदार है। बाकी लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, पहाड़ पर्वत पे रहते हैं लोग। वो ये हो गया। कैसे सुनते हैं आप, कैसे बोलते हैं, आपने देखा। एक हेडिंग दो, ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियां उच्चरित होती हैं। ध्वनियां उच्चरित होती हैं। उच्चरित होकर ध्वनियां उच्चरित होती हैं। उच्चरित होकर वक्ता के मुंह से श्रोता के कर्ण तक पहुंचती हैं। तथा श्रोता द्वारा सुनी जाती है। उच्चरित होती हैं। उच्चरित होकर वक्ता के मुंह से श्रोता के कर्ण तक पहुंचती है
और फिर श्रोता द्वारा सुनी जाती है। इन्हीं तीनों आधारों पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। इन्हीं तीनों आधारों पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण ध्वनियों का सबसे प्रचलित और प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। व्यंजन रूप में मिलता है। सर ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ध्वनियों का सबसे प्राचीन वर्गीकरण स्वर व व्यंजन रूप में मिलता है। प्राचीन वर्गीकरण स्वर और व्यंजन रूप में मिलता है। यही जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन। अच्छा, उसके बाद आप लिखिए स्वर। स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझने की कोशिश करना इसको। स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि व्यंजन में अन्य ध्वनि या स्वरों की आवश्यकता होती है। जबकि व्यंजन में अन्य ध्वनि या स्वरों की आवश्यकता होती है। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? सर एक जी 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 सर, सर, जी क्लियर है समझ सर। में आई। ठीक, आप लोग महान हैं। सर अस्वर ही तो लगता है ना सब व्यंजन के साथ, या कोई और स्वर भी लगता है व्यंजन के साथ? नहीं, जैसे स्वर है ओ आ ई, तो ओ आ हाँ, ई जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें और कुछ जरूरत पड़ा क्या? कुछ जरूरत नहीं पड़ा। इसमें ये नहीं पड़ता स्वतंत्र सर। जैसे ये व्यंजन स्वतंत्र हम है। बोलते हैं क से ज्ञ ज्ञानी तक, तो क ख ग में तो सब में अ ही अ के अस्वर की ही आवश्यकता पड़ती है ना? हाँ, तो और क्या आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? जी सर। नहीं, ख आप जैसे स्वरों को लिखा है ना, तो यानी कि और कोई स्वर भी यूज होता है क्या अ के अलावा? नहीं नहीं, और कोई नहीं। जी सर, बाकी थैंक यू। बाकी ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं उसमें जरूरत पड़ता है, जैसे 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 ज्ञ ख। ज्ञ वगैरह सर। हाँ तो उसमें व्यंजन की जरूरत पड़ती है, वो व्यंजन है हाँ लेकिन स्वर नहीं। हाँ स्वर के साथ संयुक्त, व्यंजन है। हाँ संयुक्त अक्षर जिसको बोलते हैं ना, ये ख है। ख में क्या, क प्लस ह तब जाके वो ख होता है। सर एक श त्र ज्ञ श्रो ये 4 तो संयुक्त व्यंजन हो गए। हाँ, तो उसमें वो सारे वो आवश्यकता पड़ती है। हाँ जी जी सर। हाँ, वही इसीलिए तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन उन पर आश्रित होते हैं। तो एक परिभाषा लिखो स्वर, फिर नीचे लिखो स्वर वह ध्वनि है, ये परिभाषा है। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। इसमें हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। फिर व्यंजन। व्यंजन वह ध्वनि है व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती। जिसके उच्चारण में हवा
अबाध गति से नहीं निकल पाती, या तो उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर या तो उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से सर होकर क्या बोले, अवरुद्ध होकर? अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है। या तो उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। या किसी भाग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। हो गया, ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा रह गया एक जो चैप्टर, स्वरों का वर्गीकरण। इसको कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। आज की पढ़ाई यही खत्म। इमेजी 7 खत्म हो गया। इसमें ये स्वरों का वर्गीकरण एक इम्पोर्टेंट है, कभी मुझे समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा और इसको पढ़ाई बता दूंगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तो कभी समय मिला तो मैं ग्रुप में बता दूंगा, उस हिसाब से आप तैयार हो जाइएगा। और नहीं तो आपके पास किताब। बोलिए। हेलो हाँ, सर, हिंदी सेवन का 3 बुक है, क्या पूछ रही हूँ? क्या बोली? हिंदी सेवन का 3 बुक है तो। हाँ, 3 बुक है, इसीलिए 4 क्लास दिया गया। हाँ मतलब नहीं, मेरे पास 3 बुक है तो मैं सोची कि 3 बुक है कि ज्यादा है। नहीं, 3 ही बुक है। हाँ। तो स्वर्गों का वर्गीकरण को हम रखते हैं, और आपकी किताब में जो है अगर उसको पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर मुझे समय कभी मिला तो इसको मैं आपको बता दूंगा। ये लेकिन इम्पोर्टेंट है, याद रखना। स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजन का वर्गीकरण। सर मैं पहली बार क्लास कर रही हूँ, तो मुझे आपका क्लास का सब कुछ डिटेल्स या रिकॉर्डिंग कुछ मिल पाएगा क्या? रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा भाई, रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा। अब तक तुम कहाँ थी? सर मुझे पता नहीं था, मैं मेल चेक नहीं की थी, जब चेक की तो पता चला, तो मैं आज पहली बार क्लास की हूँ। तो मुझे आपका ये जो क्लास का पीडीएफ या रिकॉर्डिंग कुछ मिल पाएगा क्या? पीडीएफ तो नहीं, पता नहीं। ये लोग क्योंकि लोग जो जो स्टडी सेंटर हैं वही लोग जानेंगे, क्योंकि वो लोग तो रिलीज भी नहीं करते हैं पीडीएफ या वीडियो। आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को आप पढ़िए। मटेरियल है ना, मटेरियल आपको मिला हुआ। 3 मटेरियल के अलावा भाषा विज्ञान की किताब खरीदिए, उस किताब में 2-3 राइटर की किताब खरीदिए, उस किताब में आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी एक चैप्टर स्वरों के वर्गीकरण कभी मुझे समय मिला तो मैं आपको ग्रुप में छोड़ दूंगा, उस हिसाब से सर जो मुझे समझ में नहीं आएगा, क्या मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊंगी? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक कोई यू भी, सर। तुम ही क्या, कोई भी, जिसको भी कभी भी कुछ भी पूछना हो, आप मतलब समय स्थिति देख करके आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। उसमें कोई मतलब हिचकने वाली बात नहीं। थैंक यू सर। खुश रहिए। सर ये जो हेलो सर।
सर शायद लेफ्ट हो गए। ओहो कोई बता सकता है क्या